नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 मैथ स्पेशल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जीएस पार्ट सेकंड में पूछे गए मैथ के 8 प्रश्नों का हल देखेंगे और ये प्रश्न पीआरटी से लेकर, ध्यान रखिए, पीआरटी से लेकर 6 to 8 मैथ में, साथ में 9 to 10th मैथ में और साथ में जो है जीएस पार्ट सेकंड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि यहीं से प्रश्न लिए गए हैं और इसको हम आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ में और जैसे प्रश्न को करने का तरीका होता पूरा हम तरीका बताएंगे। और साथ में इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा। और इससे पहले की 3 क्लासेस हुई हैं मैथ स्पेशल की, जिसके पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम पे अपलोड किए गए हैं और इसका भी एक साथ में जो है अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लें, लिंक दे दिया जाता है हर एक वीडियो में। और साथ में अगर आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहें, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कौन सी प्लेलिस्ट देखनी है अपने किस चीज़ के लिए, तो हम आपको यहाँ पे पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं। जैसा भी आपने, अगर आप नए हैं तो हम आपको उस हिसाब से गाइडेंस देते हैं। अगर आपने फर्स्ट टीआरई दिया या सेकंड टीआरई दिया है या फर्स्ट बार दिया है, तो आप जैसे भी आपका कंडीशन रहता है हम उसी हिसाब से आपको हेल्प करते हैं। तो आप लोग जो बेझिझक होकर आप इस नंबर पे जो है आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं और जो है शाम को 6 से 8 के बीच में, 6 से 8 के बीच में आप कॉल भी कर सकते हैं। और लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप एक बार आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और उसके बाद आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको जो सही कर दी जाएंगी, फिर आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि स्मार्ट तरीके से ही, स्मार्ट स्ट्रेटजी से ही हम परीक्षा में सफल हो सकते हैं। हमें कितना पढ़ना, क्या पढ़ना है, उस पर सबसे ज़रूरी है फोकस करना। और अगर हम दुनिया भर का पढ़ते रहेंगे तो अंत में जाके सब ब्लास्ट हो जाएगा और फिर परीक्षा में हमारा परफॉर्मेंस ख़राब होगा। तो इस चीज़ को सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें और हमारी तरफ से यही कोशिश है कि इस चैनल पर जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर वो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और ये सभी के लिए चूँकि वीडियो इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़रूरी कि 6 to 8 मैथ कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वो अगर उनको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में समस्या आए तो आप जो है मैथ के किसी भी टॉपिक में समस्या आए तो आप बता सकते हैं। बाकी आगे संभव हुआ तो हम आपको जो चैप्टर वाइज कुछ क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए बस आप ये कि आप पहले से पढ़ते रहो। हमने आपको जो है कुछ छात्रों को हमने कुछ लिंक भी दिए थे कि आप कहाँ से आप जो है क्लास 10th एनसीईआरटी जो है विद सॉल्यूशन आप कवर कर सकते हो। तो जो भी छात्र हैं जिनको लिंक नहीं मिला है तो आप इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे उस यूट्यूब प्लेलिस्ट का आपको दे दूंगा और आप वहाँ से अच्छे से आपको जो भी प्रश्न फंसते हो, नहीं हो रहे हैं, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि जब मैं आप लोग की मैराथन क्लासेस लूँ चैप्टर वाइज क्लास 10th एनसीईआरटी की, तो आपकी पूरी हो जाए 6 to 8 मैथ कैटेगरी के लिए। तो ध्यान दें। और साथ में मैंने जो आप वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रॉल करके 6 to 8 मैथ के लिए मैंने जो है मैथ साइंस के लिए कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो भी इनको सॉल्व करिए। और बाकी ताकि आज के जब हफ्ते 10 दिन बाद जब हम आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करें तो आप अच्छे से समझ पाएँ। और यहाँ पर भी कुछ प्रश्न जो है एनसीईआरटी क्लास 10 से पूछेगा, जिसको हम डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, ये भी एनसीईआरटी क्लास 10 से ही पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यह जो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है आपका, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, उसी से लिया गया है। और हमेशा ध्यान रखिए जो प्रायिकता होती है हमेशा उसकी, अगर हम किसी घटना की प्रायिकता देखते हैं तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो है प्रायिकता जो है वो यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अगर इसकी हम बात करें तो प्रायिकता आपको ध्यान रखना है कि 0 हो सकती है, ठीक है, 0 से बड़ी हो सकती है और 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है और जो है लेस देन 1 हो सकती है। बाकी इसके अलावा 0 से छोटी नहीं हो सकती है और 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 1 से बड़ी दिया गया है तो ये नहीं हो सकता, और ये 0 से कम दिया गया है माइनस में तो ये भी नहीं हो सकता, और ये 0.7 है यानी 1 से कम है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, आगे समझा देते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि 0 भी ले सकते हैं, 0 से बड़ी संख्या ले सकते हैं, लेकिन 1 से कम होनी चाहिए और 1 भी हो सकती है। तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 लेस देन और इक्वल टू p और फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू 1। तो असंभव घटना, ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ध्यान रखिए। और ये इम्पॉसिबल इवेंट पूछा गया है। इम्पॉसिबल इवेंट को नल इवेंट भी बोलते हैं या 0 इवेंट भी बोलते हैं। तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है, p बराबर 0 होता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए कि सपोज करिए डाइस है 1 2 3 4 5 6, एक डाइस पे जो लूडो आप खेलते हैं इस पे यही संख्याएं होती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि जो इस लूडो में, इस डाइस में जो है 8 आने की प्रायिकता, संख्या 8 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 8 होता ही नहीं है, जो चीज़ नहीं होता तो उसका क्या हो जाएगा 0/6 यानी 0। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, असंभव घटना हो जाएगी।
फिर आगे बढ़ते हैं, निश्चित घटना क्या होती है? निश्चित घटना निर्धारित घटना। श्योर और सर्टेन इवेंट क्या होता है? जिसकी प्रोबेबिलिटी एक होती है, प्रायिकता एक होती है, वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है कि प्रायिकता एक होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी के कंडीशंस हैं प्रायिकता की। आगे बढ़ते हैं, एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 अधिक पर रुपये 100 अधिक पर बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। साइकिल का लागत मूल्य क्या है? तो आप इसको देखिए कि 100 रुपीज़ इसका CP है, जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपीज़ है। एक केस में है कि इसको 16% लाभ पे बेचा जाता है, और दूसरे केस में कि इसको 20% लाभ पे बेचा जाता है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे आपको बताते हैं, और इस प्रश्न का जो आंसर है 2500 है, और हल आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। CP आपका 100 है, और एक केस में इसको जो है 16% है, और दूसरे केस में 20% है। तो जो अंतर होगा 20 में से 16 का, वो 4% होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि 100 रुपये अधिक मिलते, तो यानी 4% की जो वैल्यू 100 रुपये के बराबर हो जाएगी। तो 1% का मान आपको 100/4 यानी कि 25, और CP कितना होता है? 100 होता है हमेशा। तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 100, 2500 आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और साथ में जो है, और यहाँ पे मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप वीडियो जैसे भी देख रहे हैं, और चूँकि हमारा जो चैनल नया है और हम आपके लिए पूर्णतः जो है पूरी तरीके से हर प्रकार से समर्पित हैं, और आप हम तक बहुत आसानी से पहुंच भी सकते हैं। बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर ये ना हो सके, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, अगर ये ना हो सके तो कम से कम जिन लोगों को इन क्लासेस से जो है एकदम अलग लेवल का हेल्प मिला है, कम से कम, और साथ में जो अभ्यर्थी देख रहे हैं, आपको ऐसी क्वेश्चंस आपको कहीं मिलेंगे नहीं एक जगह पे, तो आप जो है इतना कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स के जो भी 4-5 एंड्रॉयड फ़ोन हो घर में, 4-5 2-3 एंड्रॉयड फ़ोन हो, आप अगर चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं इन यूट्यूब मतलब इन एंड्रॉयड फ़ोन से आप सब्सक्राइब करवा दें, जिससे आपको जो है मतलब ये चैनल जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाएगा, वहां से हम फिर लाइव क्लासेस भी हम डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। तो आप लाइव क्लासेस के लिए जो है आप थोड़ा सा अपना योगदान दे दें, और ये 1000 तो पहुंच ही जाएगा कुछ समय में। इस रफ्तार से आप लोग सहयोग कर रहे हैं, उस रफ्तार से तो पहुंच ही जाएगा, लेकिन आप इतना कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा, और हम इस बारे में लाइव क्लासेस के बारे में आपको डिसाइड करके बता देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया, या निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें पढ़ रहे हैं। यानी 1 से 12 तक की क्लासेस हैं, और कह रहे हैं कि कक्षा 1 वाला 2 लगाएगा, 12 वाला 24 लगाएगा, यानी जिस क्लास में उसका 2 गुना। फिर यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षा में प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, यानी हर एक कक्षा में 2 खंड है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका? अगर एक खंड है तो अगर मान लीजिए सबको डबल लगाना था, और सब में जो है 2-2 खंड हैं, तो अगर यहाँ पहला जो है एक में कितना 2 खंड है, और इसको 2 लगाने हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस चीज़ को फिर से समझें, आगे समझते हैं, और पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षा में प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। तो इस प्रश्न का सही आंसर 312 है। आइए इसका हल समझते हैं। 2 तरीके यहाँ पे आपको बताए गए हैं। तो ये देखिए, आप 1 2 3 4 5 1 से 12 तक की क्लासेस हो गई, और यहाँ पे सेक्शंस अनुभाग दिए गए, ये 2 गुना पेड़ लगाए जाएँ, और ये जो है, और ये 2 गुना पेड़ लगाएंगे, और 2 गुना पेड़ लगाने से जो कक्षा 1 वाले 2 लगाएंगे, 2 वाले 4 लगाएंगे, 3 वाले 6 लगाएंगे, 12 वाले 24 लगाएंगे, डबल लगाएंगे जस्ट। और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, तो ये 2 जो है 4 हो जाएगा, 4 8 हो जाएगा, 6 12 हो जाएगा, 8 16, 24 48 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब विद्यार्थियों द्वारा कुल कितने पेड़ लगाए गए हैं, तो हम यहाँ पे देख, कक्षाएँ कितनी है? 12 है, तो n हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे SN का फार्मूला लगाएंगे, SN बराबर n/2 2a + n-1d। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया डिटेल में, फार्मूले के बारे में। और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, तो S12 का मान हमें निकालना है, और 12/2, n का मान 12, और यहाँ पे a का मान 4, और जो यहाँ पे 12 - 1 × 4, और वैल्यू रखने पे हम जो ये हमारे पास ये आ गई, और 6 ये आपका आंसर आ गया 312। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका हो गया कि हम 1 2 3 12 तक ले लिए। इसका फार्मूला होता है सिंपल सा, जो SN निकालने का, सम निकालने का फार्मूला क्या होता है? n+1/2। तो आप यहाँ पे 12 रखेंगे, 12 संख्याएं, 12 + 1/2। अब यहाँ पे 2 केस हुए हैं कि 2 बार डबल हुआ है। एक बार तो जब हर क्लास को डबल लगाना था और सबका डबल सेक्शन है, तो एक बार वो उस केस में 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दी, और एक बार फिर दूसरी टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 कहाँ से आ गया। तो आप यहाँ से निकाल लिए तो 156 आ गया, और बाकी सॉल्व होकर 312 इस तरीके से भी आ गया। तो आप जो है AP से भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो आपको सही लगे। आगे बढ़ते हैं।
वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु -5, 2 और 9, -2 से समान दूरी पे हो। तो ध्यान रखिए ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है और ये एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है क्लास 7th में जो एनसीईआरटी दी गई है। और इसके बारे में जो हम अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको जो है क्लासेस भी आगे प्रोवाइड कर देंगे कोशिश करके। और यहाँ का जो आंसर वो है 0, -7। आइए उसको हम समझते हैं। और ये ध्यान रखिएगा वाई अक्ष पर हमेशा वाई अक्ष पर x का मान 0 होता है और जब x एक्सिस की बात की जाएगी, x अक्ष की बात की जाएगी तो y का मान 0 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रूल होता है कि y अक्ष पर x 0 होगा और x अक्ष पे y 0 होगा। यहाँ पे y अक्ष की बात की है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते थे कि जब x का मान 0 हो जाएगा तो जो भी हमारे आंसर्स आएंगे वो वहाँ पे x का मान 0 होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, यहाँ 0 यहाँ 0। अब इन दो आंसर्स को हमको चेक करना है। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और यहाँ पे आपके एनसीईआरटी से यहाँ पे हमने इसीलिए लिया ताकि आप इस चीज़ को समझे, इंपॉर्टेंस समझे एनसीईआरटी का। और ये जो है 6 to 8 मैथ साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जीएस पार्ट सेकंड में तो पूछा ही गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे 2 पॉइंट है पी क्यू। पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 माना गया है, क्यू का x2 y2। अब इसका जो डिस्टेंस है इसको हम कैसे निकालते हैं, तो दूरी फार्मूला होता है। और वो दूरी फार्मूला कैसे दर्शाया जाता है, तो ये दर्शाया गया आपको कि P1 x1 y1 और Q x2 y2 के बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है PQ, इसको अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इसको हम दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। और फिर है विशेष रूप से बिंदु PXY की मूल बिंदु 0, 0 से दूरी। अगर मान लीजिए, ध्यान रखिए कि अगर वहाँ पे जो है अगर XY से अगर XY जो कि 0, 0 है ओरिजिन से लिया जाए, अगर ओरिजिन से लिया जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका x² प्लस y² हो जाएगा, तो x1 y1। और यहाँ पे जो है तो ध्यान रखिएगा उस केस में अगर 0, 0 से लिया जाएगा दूरी, तो जो दूरी होगा वो हमारा अंडर रूट x² प्लस y² हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं अगर OP निकालना हो, तो चूंकि यहाँ पे x का मान 0 y का मान 0 है, तो जो फार्मूला हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। और यहाँ पे जो है एक 0 है और एक x1 y1 है, तो xy मान सकते हैं। तो उस हिसाब से x² प्लस y² आपका बचेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रश्न पे। और इसको ध्यान रखिए, आप इस फार्मूले को ऐसे मत याद करिएगा। अगर आपने याद कर लिया पता कोई बात नहीं, सिंपल में से याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। चूँकि जो है स्क्वायर में है तो स्क्वायर में माइनस भी प्लस हो जाता है, तो आप इसको अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये निर्देशांक ज्योमेट्री का प्रश्न है, आपको फार्मूला बता दिया गया। अब यहाँ पे प्रश्न में बोला गया है कि जो है एक पॉइंट P है किस पे, वाई एक्सिस पे, वाई अक्ष पे है। और वाई अक्ष पे जो है x का मान 0 होता है, तो हम जो बिंदु लेंगे क्या मानेंगे 0, y। अगर x एक्सिस की बात होती है y 0 होता तो x एक्सिस पे x, 0 हो जाता, ऐसे होता। लेकिन यहाँ पे y एक्सिस बोला तो y के लिए 0, y लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक पॉइंट है -5, 2, दूसरा है 9, -2। अब यहाँ पे बोला है कि जो दूरी है ये समान दूरी पे है, जो ये पॉइंट P से A और B की जो है दूरी समान है, यानी इक्विडिस्टेंट है, यानी PA बराबर क्या है, PB है। और हम डिस्टेंस फार्मूले से PA निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से PB निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि PA बराबर PB है तो हम इसी को रखते हुए आंसर निकालते हैं। PA बराबर PB दिया है और यहाँ पे 2 फार्मूले लगेंगे, PA के लिए और एक PB के लिए, तो वही फार्मूला हो जाएगा, सेम फार्मूला। और यहाँ पे बस ध्यान रखना, आपको PA के लिए आपको PA वाली वैल्यूज रखनी है, PB के लिए PB वाली। तो यहाँ पे PA के ये सब मान रख दिए हमने, और मान रखने के बाद इस सॉल्व करने के बाद हमारा जो है ये फाइनली जो -7 आया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमने क्या माना था पॉइंट्स को 0, y। अब 0, y माना था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 0, -7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला प्रश्न, ट्रायंगल ABC में यदि AB 16 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, AC 20 सेंटीमीटर तो ट्रायंगल ABC है। तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4, 5, इसका मल्टीपल कर दीजिए 6, 8, 10, है ना। फिर इसका भी मल्टीपल कर दीजिए 12, 16, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए जो ये ट्रिपलेट्स होते हैं ये हमेशा जो समकोण त्रिभुज को दर्शाते हैं। सभी लोग जान लीजिए, जो है मतलब आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को समझ लीजिए कि 3, 4, 5 को याद कर लिया आपने कि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज को दर्शाता है सिंपल में। और इसको हम डबल करेंगे तो वो भी समकोण त्रिभुज को दर्शाएगा 6, 8, 10, और इसको भी डबल करेंगे तो ये भी समकोण त्रिभुज को दर्शाएगा। तो हमारा आराम से बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है। आइए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज हुआ कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कैसे। तो AB यहाँ पे दिया गया है,
ए बी का मान 16 है, बी सी का 12 है और ए सी का 20 है। तो ए सी स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करते हैं तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 256 144, ये आ गया 400। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए सी स्क्वायर के बराबर। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फिर ये अगर ऐसा केस बनता है, एक ट्रायंगल है जहाँ पे ए बी सी 3 भुजाएं हैं और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर लंब का प्लस आधार का जो स्क्वायर होता है, और ये अगर बराबर हो जाए कर्ण के स्क्वायर के, तो इस केस में जो है जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज हमेशा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी जो ऊपर मैंने तरीका बताया आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? तो आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। परिमेय संख्या क्या होती है? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसी कुछ संख्याओं की अगर हम उदाहरण बात करें तो आपने पाई का मान सुना होगा, जिसका मान 22/7 अप्रॉक्स होता है। ध्यान दीजिए, अप्रॉक्स होता है, ठीक है, तो लगभग माना जाता है। तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है, याद कर लीजिए। और √3 में, √5 में जो सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, √7 में, √11 में, ये सब क्या है? ये भी जो है अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। इसके अलावा ये भी ध्यान दीजिए कि कुछ रूल्स हैं, और रूल्स क्या है कि अपरिमेय संख्या होने के लिए जो दशमलव का प्रसार होता है वो जो है आवृत्ति नहीं होना चाहिए, बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे और दूसरा चीज़ क्या है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर उसको अपरिमेय संख्या होनी है तो समाप्त नहीं होना चाहिए। अब इस केस में आप देख रहे हैं यहाँ पे समाप्त हो गया है, दशमलव समाप्त हो गया, तो ये नहीं हो सकता। और फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो बार में होता है, बार का मतलब ये होता है कि 14-16 बार बार रिपीट होगा, 14-16 बार बार रिपीट होगा। तो इसको शॉर्ट में निकले हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए 3.5 बार है तो इसका मतलब यही है कि 5 अनंत बार आया है। तो रिपीटिशन भी नहीं माना जाता है, और आप समझ गए होंगे। और साथ में जो समाप्ति भी नहीं माना जाता, और यह कंडीशन आपकी सबसे सही दिखाती है अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है। और यहाँ पे जो है आवर्ती नहीं हो रही है और समाप्त भी नहीं हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यहाँ पे आपको बताया गया है सब कुछ। और अब आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा। और इसके PDF आपको टेलीग्राम पे जो है दे दिए जाते हैं, अपलोड कर दिए जाते हैं। बाकी जो इससे पहले की 3 कक्षाएं हुई हैं, जो साथी पहली बार देख रहे हैं, तो हम इसका जो है थोड़ी देर बाद रात के 9-10 बजे के आसपास हम इसको टेलीग्राम चैनल पे चारों जो PDFs हैं आपको सब दे देंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न है AP का। नए साल में देव ने पहले सप्ताह में ₹50 बचाए, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1750 की वृद्धि की। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब वो 50 रुपया पहले बार में बचा रहा, फिर 1750 बढ़ गया, ठीक है, 17.50 बढ़ गया यानी 67.5। तो आप ये AP के फॉर्म में है, और इसको एक nवें सप्ताह में उसकी बचत 207.5 हो जा रही है। आइए इस प्रश्न को समझते हैं, और इस प्रश्न का सही आंसर वैसे 10 है। और यहाँ पे जो एक AP के फॉर्म में है, समानांतर श्रेणी के फॉर्म में है, तो ये A हो गया और ये D हो गया और ये दूसरी संख्या हो गई और ये nth पद हो गया, nवां पद हो गया। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया सिंपल में, an बराबर a + n - 1d। जो पहली मैथ की कक्षा ली गई थी वहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया था आपको, इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। और ये हमने an का मान रखा nवां पद तो 207.5, a का मान रखा 50, n का मान निकालना है, d का मान 17.50, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद फाइनली हमारा n का मान 10 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर है, उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। आंसर इसका 336 है, और आइए देखते कैसे आए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, दो पता है हमको 50 और 48, है ना। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि लंब और आधार का जो स्क्वायर होगा साइड का, वो किसके बराबर होगा? कर्ण के। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होता है। अब हमें AB का मान निकालना है, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो AB स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर 2500, 48 का 2304। तो हमने ये हो गया AB स्क्वायर बराबर 196, और AB बराबर कितना हो गया? √196, AB का मान 14 हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर जो है फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्षेत्रफल निकाले का। तो हाफ गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये आधार जो है 1/2 गुणे 48 आधार है, ऊंचाई 14 है। सॉल्व किया हमने 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बाकी आप अगर अंत तक क्लासेस से जुड़े रहेंगे तो हम आपको जो कुछ प्रश्नों को सॉल्व करने के, मान लीजिए आपके पास समय ही नहीं बचा, 5 सेकंड से आपके पास बचे, ये प्रश्न आया तो आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए आपको सॉल्व नहीं करना है,
अब आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का भी कैसे लगाना है, तो ये सब ट्रिक्स हम आपको बाद में बताएंगे। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो डाउनलोड करके वीडियोस को ना देखें, अगर जितना हो सके आप लाइव देखें, जब वीडियोस को डायरेक्टली देखें। और दो एक आध दो ऐड, हम समझते हैं कि ऐड्स आते प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन जो चैनल के लिए हम जो आपके लिए इतना मेहनत से प्रयास कर रहे हैं उसके वजह से जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उतनी तरीके से नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जितने भी साथी देखना चाहें, बाकी जिनके कोई प्रॉब्लम्स हैं आप आराम से डाउनलोड करके कभी भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो साथी इसको थोड़ा लाइव वाइव देख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट ऐसे देख सकते हैं बिना डाउनलोड किए, तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए और आपके लिए भी, चैनल के लिए। और साथ में जो है आप सब्सक्राइबर्स जो है, जैसा मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के फ़ोन से सिंपली आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर अगर वहाँ से बार बार नोटिफिकेशन आए तो आप उसमें एक किसी भी वीडियो में जाके 3 डॉट होते हैं, आप क्लिक करके वहाँ से डोंट रिकमेंड चैनल कर दीजिए, तो कभी दिखेगा नहीं। और चूँकि जिनका काम का नहीं है तो उनसे मतलब ही क्या है, बस आप चैनल को सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए जो कर सकें, और लाइव के लिए भी हम प्रयास कर सकें। हम चाह रहे हैं कि लाइव आपके लिए लाएँ, लेकिन अब 1000 सब्सक्राइबर्स की कुछ कंडीशन सुनने में आ रही है कि यूट्यूब के द्वारा बनाया गया है। हालांकि आप लोग जिस तरीके से सहयोग दे रहे हैं ये हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग ऐसा सहयोग करें जिससे हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं, ताकि कोई रुकावट ना आए और हम लाइव क्लासेस जो हैं आपकी डिमांड के अनुसार ले सकें। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों, और चैनल के साथ में बने रहें।